गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है तड़ाकेदार भड़ाकेदार नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखिए 6 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो पहला है, देखिए यहाँ पर पहला आ जाता है कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ठीक है, अब इन्हीं इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर ये सब होते क्या हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आता है कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इसमें क्या होता है कि दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। देखिए इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर मतलब होता है जो सामान को लेता है अपने कंज्यूम के लिए, जो है अपने नीड्स के लिए सामान को खरीदता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ढेर सारे कंज्यूमर जो हैं एक मिलकर आपस में एक सोसाइटी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो मिडिल मैन होते हैं उनको हटा देते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब सामान बनता है तो पहले होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर। ठीक है, तो अब देखिए प्रोड्यूसर सामान बनाता है, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर खरीदते हैं, होलसेलर से जो है रिटेलर खरीदते हैं। तो ये सभी लोग अपना प्रॉफिट जोड़ के सामान को महंगा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने लोग हैं वो मिडल मैन, यानी मिडल मैन को मतलब कहते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर होलसेलर को या रिटेलर को हटा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग डायरेक्ट प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूसर है इससे डायरेक्ट सामान खरीदते हैं। तो डायरेक्ट सामान खरीदने का ये इनको एक फ़ायदा होता है कि सामान बहुत ही सस्ता मिलता है। ठीक है, तो सामान सस्ता मिलता है तो इनका फ़ायदा हो जाता है कंज्यूमर लोगों का। ठीक है, तो इस सोसाइटी में बस यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेन ऑब्जेक्टिव है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आप बस ऊपर ऊपर से जान जाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखिए जैसे अभी आपने कंज्यूमर के बारे में बात किया, तो कंज्यूमर में डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान खरीदते थे। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्योर द इनपुट एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए अब इसमें क्या था कि अब अलग अलग प्रकार के जो छोटे प्रोड्यूसर हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, छोटे लेवल पे है, बहुत ज़्यादा हैवी मशीनें नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या होता है, ढेर सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर जो है अपने में मिलकर पैसे लगाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पैसे लगते तो हैं, लेकिन इसमें फिर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको मशीनरी मिलती है या फिर रॉ मटेरियल के लिए पैसे मिलते हैं, कैपिटल मिलता है, फंड मिलता है। ठीक है, तो फंड मिलता है तो इनका फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर है द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल इनपुट मशीनरी सो दैट प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन। ठीक है, एक होता है कि जिसमें सोसाइटी जो है छोटे प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल मुहैया कराती है, मशीनरी देती है, इनपुट्स देती है, कैपिटल लगाती है ताकि प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्शन में कंसंट्रेट हो सके। ठीक है, अब सेकंड में क्या होता है, द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस बाय दिस प्रोड्यूसर। ठीक है, अब इसमें एक सोसाइटी क्या होता है कि इन जो प्रोड्यूसर जो सामान बनाते हैं उनको जो है सामान जाकर मार्केट में बेचती है। ठीक है, अच्छे रीजनेबल प्राइस में, ताकि इन लोग का फ़ायदा हो। ठीक है, ये इन दो तरह के होते हैं, एक जो सामान बनाने के लिए कैपिटल या मशीनरी वगैरह प्रोवाइड कराती है, दूसरा जो इन्हीं से सामान लेकर मार्केट में रीजनेबल प्राइस में बेचती है ताकि इन लोग को प्रॉफिट हो। ठीक है, अब तीसरे आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या है, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट। देखिए अब इसमें क्या है कि जो छोटे बहुत प्रोड्यूसर जो अपना सामान बना लेते तो उनको जो है मार्केट में जाकर अपना सामान बेचने में बहुत दिक्कत आता है। तो क्या करते हैं, वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। तो ये सोसाइटी क्या करती है, इन प्रोड्यूसर्स का सामान जो है मार्केट में अच्छे दामों पर प्रॉफिट में सेल करती है ताकि इन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आता है कि सच सोसाइटी हेल्प टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, बार्गेनिंग पावर तो आप जानते हो, बार्गेनिंग जैसे कि सामान अगर कोई सामने वाला कोई दूसरे सामान मतलब प्राइस बता रहा है तो आप उसको थोड़ा और कम कराते हैं,
वगैरह वगैरह, ये सब बार्गेनिंग में आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ये सोसाइटी है ये बार्गेनिंग पावर को और मजबूत करती है, ताकि ताकि इनके मेंबर्स जो है अच्छे से सामान को बेच सकें, प्रॉफिट ले सकें। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फंक्शन इज, ये जो सोसाइटी है ये अपने मेंबर्स को वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह मुहैया करवाती है, वेयर हाउसिंग मुहैया करवाती है, पैकेजिंग वगैरह के लिए सामान देती है, इन और मार्केट में जाके बेचती भी है, ठीक है। तो इसका बहुत हेल्प करते हैं अपने मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो अब आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। देखिए क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या होता है, इट इट कंसिस्ट ऑफ सॉरी इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विथ लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो पीपल जिनके पास एसेट कम होता है, देखिए बैंक में जाएंगे तो वो आपके देखेंगे कि आपके पास कोई एसेट या सिक्योरिटी है कि नहीं। अगर अच्छे ज़्यादा महंगे अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो आपको लोन भी वगैरह नहीं देते हैं। तो इसमें इस सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स को ईजिली लोन वगैरह जो है देती है, प्रोवाइड कराती है, ताकि वो अपना काम कर सके, ठीक है। इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल हु लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स, ठीक है। द फंड्स आर यूज फॉर गिविंग लोन्स टू नीडी मेंबर ऑन ईजी टर्म में उनको लोन देती है। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फंड बाय फार्मर इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म इन अर्बन एरिया इज नोन एज अर्बन बैंक। देखिए अब जो रूरल यानी जो गांव वगैरह में होते हैं, जो छोटे गांव वगैरह में, तो उनको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो उनको लोन वगैरह देती है, तो उस सोसाइटी का नाम होता है रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, ठीक है। क्या लिखा है यार, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, ठीक है, इसका नाम होता है। जो रूरल एरिया में जो यानी जो गांव वगैरह में देते हैं, और जो अर्बन वगैरह में देते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म इन अर्बन एरियाज नोन एज अर्बन बैंक, उन्हें अर्बन बैंक वगैरह कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए द मेन मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर, टू इंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमॉन्ग द मेंबर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो मनी लेंडर होते हैं जैसे ज़मींदार वगैरह हो गए, जो तलुकदार हो गए, जो लोन वगैरह देते हैं, आप पढ़े होंगे इन सब जो, तो ये लोग क्या होता है, बहुत हाई रेट इनका इंटरेस्ट जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये सोसाइटी ये क्या करती है, अपने मेंबर्स को जो है मनी लेंडर के एक्सप्लॉयटेशन से जो है उनको बचाती है, और लोन वगैरह बहुत ही कम इंटरेस्ट पे देती है, ठीक है। अब यहाँ पांचवा आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ठीक है। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर हु जॉइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज फार्मिंग। देखिए लार्ज स्केल मैकेनाइज फार्मिंग से वही करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होता है, बहुत ज़्यादा संसाधन होता है, ठीक है। यानी ट्रैक्टर, बहुत बड़े बड़े जो उपकरण होते हैं जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं, मशीन्स होते हैं। तो ये फार्मिंग सोसाइटी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको ये सब रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ताकि उनको बड़े बड़े रिसोर्स वगैरह मशीनरी प्रोवाइड कराती है, ताकि वो लोग अपने फार्मिंग को अच्छे से कर सकें। देखिए द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ठीक है। ये जो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। देखिए जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर फार्मिंग, एक ही चीज़। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग कोऑपरेटिव आर हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। अब छोटे जो फार्मर होते हैं उनकी हेल्प करती है ताकि वो अच्छे खासे मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर सकें, ठीक है। अब सेकंड में आता है प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड फर्टिलाइजर इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इरिगेशन के लिए उनको मशीन वगैरह प्रोवाइड करती है, अच्छे खासे सीड देते हैं, HIY एक या HIY एक सीड्स आते हैं हाई यील्डिंग वगैरह, वो प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका फार्मिंग जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ छठवें पे आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखिए इसमें क्या होता है, दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर, ठीक है। अब ये सोसाइटी अपने मेंबरों को जो है रेसिडेंशियल वगैरह या घर वगैरह प्रोवाइड कराती है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, दी सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट फ्लैट ऑन दैट एंड सेल दिस फ्लैट टू मेंबर ऑन इंस्टॉलमेंट एंड ईजी टर्म। देखिए अब ये सोसाइटी क्या करती है, ये जो है प्लॉट खरीदती है, लैंड खरीदती, ज़मीन खरीदती है ताकि वो वहाँ पे फ्लैट बना सकें और फिर उस फ्लैट को अपने मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट में दे सकें या फिर कम रेट पे दे सकें या इजी टर्म में अच्छे से सामान को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस आता है पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डिफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डिफरेंस आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा इन दोनों के बारे में। देखिए अब नंबर ऑफ़ मेंबर के बारे में बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर हो सकते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन पार्टनरशिप फर्म मिनिमम 2 मेंबर्स आर नेसेसरी एंड मैक्सिमम 100। देखिए मिनिमम तो 2 होंगे ही पार्टनरशिप फर्म में और मैक्सिमम 100 होते हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 10% आर रिक्वायर्ड है कि कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10% तो होने ही चाहिए, बिना उसके सोसाइटी बनेगी नहीं। तो एंड मैक्सिमम देयर इज़ नो, देखिए मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना आप जोड़ सकते हैं अपने सोसाइटी में उतना आप जोड़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ बेनिफिट्स के बारे में आता है कि किस में ज़्यादा बेनिफिट्स है या किस में क्या बेनिफिट्स है। इन पार्टनरशिप म्यूचुअल बेनिफिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इनटू पार्टनर्स ओनली। ठीक है, अब म्यूचुअल यानी जो लीगल रिलेशनशिप है उसमें बेनिफिट्स वगैरह रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, पार्टनर्स के लिए कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ पूरे फर्म के बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ है इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द बेनिफिट्स इज ऑफर टू इट्स मेंबर एंड जनरल पब्लिक आल्सो। देखिए अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ये अपने मेंबर को तो बेनिफिट्स देते ही हैं, साथ ही जनरल जो पब्लिक वगैरह है उनको भी बेनिफिट्स वगैरह ही देते हैं। अब बिजनेस के बारे में बात करते हैं, पार्टनरशिप रिक्वायर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ सम बिजनेसेस। देखिए पार्टनरशिप फर्म तभी ना ओपन करेंगे जब आपका कोई बिजनेस चल रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म बिना कोई बिजनेस का तो करेंगे नहीं। अब ये क्या है, इट इज़ नो नेसेसरी टू हैव बिजनेस इसमें इट इज़ नो नेसेसरी टू हैव अ बिजनेस फॉर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कैन बी फॉर्म व्हेन एवर इंडिविजुअल हैव कॉमन नीड। देखिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कोई बिजनेस होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी सोसाइटी खोल सकता है, बस उसमें एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, एक ज़रूरत होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल इन पार्टनरशिप फर्म। देखिए पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन आप कराइए चाहे ना कराइए, ये आप निर्भर करता है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन वेरी कंपलसरी होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही करवाना है। अब यहाँ पर आता है केस स्टडी आ गया। केस स्टडी मेन होता है, केस स्टडी आप जरूर पढ़िएगा। देखिए द न्यू कोऑपरेटिव स्टोर हैज़ बीन सेट अप इन दिल्ली थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। देखिए दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जो है एक नया कोऑपरेटिव स्टोर जो है दिल्ली में सेटअप होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इट वाज सेट टू प्रोक्योर इसेंशियल कंज्यूमर commodities in bulk from various wholesaler and manufacturer to supply the same at reasonable price to public and its member। देखिए ये सामान ये जो कोऑपरेटिव स्टोर है ये क्या करती है, ये ज़रूरत के जो कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, उनको जो है बल्क में अलग अलग होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से खरीदती है। ठीक है, और उसको अपने ही मेंबर्स और जनरल पब्लिक जो होते हैं उसको अच्छे खासे भाव में, रीजनेबल प्राइस मतलब जो है सस्ते में या फिर एक रीजनेबल प्राइस में देती है। ठीक है, ताकि उन सबका एक सर्विस देती है। ठीक है, ताकि उन लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर दिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। देखिए अब डिफाइन करना कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। देखिए ये एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि ये कंज्यूमर के लिए सोच रही है, जो सामान खरीदता है उसको कंज्यूमर कहते हैं, जो सामान को खरीद के उसको यूज़ करता है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेता है तो वो कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब फीचर्स की बात करें तो ये फीचर्स हमने ऊपर पढ़ा था, आप ऊपर जाके वीडियो में बैक जाकर आप फीचर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है, ये मतलब ये पार्ट यहीं ख़त्म हो रहा है। अगले पार्ट में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।